नमस्कार। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर दीपक माटोलिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना वायरस की इस महामारी में आप सबको जो घर बैठकर अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये यूट्यूब चैनल जो प्रारंभ किया गया, उसी की श्रृंखला में जब अपन पहले के वीडियो में संसद के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में उनकी संरचना और उनके गठन के संदर्भ में मैंने आपको बताया था, अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का विवरण है। गणपूर्ति वह संख्या होती है जिसके आधार पर किसी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो कुल सदस्य संख्या गणपूर्ति होती है वर्तमान समय में कुल सदस्य संख्या का 1/10 अर्थात 10वां हिस्सा, और वह भी पीठासीन अधिकारी सहित, अर्थात इसमें पीठासीन अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाता है। तो लोकसभा की वर्तमान में गणपूर्ति है, क्योंकि लोकसभा की कुल संख्या है 545, तो गणपूर्ति है 55। इस 55 में पीठासीन अधिकारी भी सम्मिलित है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245, तो इसका 10वां हिस्सा अर्थात 25, तो यह राज्यसभा की गणपूर्ति है। तो लोकसभा की गणपूर्ति है 55 और राज्यसभा की गणपूर्ति है 25। तो इसी प्रकार से यदि संसद का संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है अनुच्छेद 108 के तहत, तो उसकी भी गणपूर्ति है कुल सदस्य संख्या का 1/10 हिस्सा होती है। संसद के सत्रों की बात करें तो अनुच्छेद 85 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है, और इसमें प्रावधान यह भी है कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर न हो, अर्थात जो सत्र चल रहा है उसकी अंतिम बैठक से अगले सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर न हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान के आधार पर भारत में संसद के प्रत्येक वर्ष में 2 सत्र अनिवार्य है। 2 सत्र अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान समय में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई माह के भीतर, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर माह के भीतर व शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर माह के भीतर। अब हमें ध्यान में रखना है कि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे रीट व अन्य कंपटीशन एग्जामों में संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान व 3 शब्द यहां पर देखने को हमें मिलते हैं। संसद के सत्र को आहूत का अर्थ होता है संसद का सत्र को बुलाना। फिर उसके बाद के अंदर सत्रावसान का अर्थ होता है कि जब कोई संसद की प्रथम बैठक से, उसके सत्र की प्रथम बैठक से अंतिम बैठक के मध्य का जो सत्र होता है, उस सत्र को अगली बैठक तक अर्थात अगले सत्र तक, अर्थात उस सत्र को अवसान करना सत्रावसान कहलाता है। तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। वहीं दूसरी तरफ संसद के सत्र को स्थगित करने का कार्य यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी है कि संसद के सत्र को स्थगित 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक निश्चित काल के लिए स्थगित, अर्थात उसमें संसद का सत्र कुछ समय, कुछ घंटे व कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित, अर्थात उसमें यह निर्धारित नहीं होता कि अगली बैठक कब होगी। तो यह
निश्चित व अनिश्चित ये दोनों प्रकार के संसद के सत्र को स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं संसद के सत्र को आहूत करने का कार्य अर्थात संसद के सत्र को बुलाना व संसद के सत्र को सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 85 में ये दिए गए प्रावधान कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है। वह वर्तमान में संसद के 3 सत्र होते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संसद के 2 सत्र अनिवार्य हैं। संसद के कार्य एवं शक्तियां। देखिए कि संसद अर्थात व्यवस्थापिका, इसका प्रमुख कार्य होता है विधायी कार्य अर्थात कानूनों का निर्माण करना। तो विधायी कार्य, अब देखिए कि विधेयक होते हैं 2 प्रकार के। विधेयकों को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं सरकारी विधेयक और एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक सरकार के किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात इसमें सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी होती है, वह सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सदन में। वहीं गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात गैर सरकारी विधेयक किसी निजी सदस्य के द्वारा या किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री पद पर आसीन ना हो। सरकारी विधेयक सरकार की नीतियों को उजागर करता है। सरकारी विधेयक सरकार की नीतियों को उजागर करता है। वहीं गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने वाले की नीतियों को उजागर करता है। सरकारी विधेयक के पारित होने की सरकारी विधेयक के पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि सदन में और विशेषकर लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, इसलिए सरकारी विधेयक के पारित होने की उम्मीद होती है पूरी। वहीं गैर सरकारी विधेयक के पारित होने की कम उम्मीद होती है। सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकारी विधेयक यदि लोकसभा और राज्यसभा से पारित ना हो पाए और विशेषकर लोकसभा से पारित ना हो तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ता है। वहीं गैर सरकारी विधेयक यदि अस्वीकृत हो जाए या पारित ना हो पाए तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व 7 दिन के नोटिस की देना आवश्यक है। वहीं गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व 1 माह का नोटिस देना अनिवार्य है। सरकारी विधेयक संबंधित विभाग, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि रेल बजट है तो वह रेल विभाग तो संबंधित विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। वहीं गैर सरकारी विधेयक जो व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है उस संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी के आधार पर तैयार किया जाता है। तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी व गैर सरकारी, और इनमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित आपको सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक उनको हमने देखा। इस आधार पर हम विधेयकों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयकों के 4 भाग होते हैं। अब इनमें ध्यान में रखना है कि मुख्यतः हमको साधारण विधेयक, धन या वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक इस आधार पर ही ध्यान में रखना है। लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो उस आधार पर हमें विधेयकों को 4 भागों में विभाजित मानना चाहिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक। तो इस आधार पर विधेयकों के 4 प्रकार होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा इनमें से किसी भी सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है।
यह सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार का हो सकता है, अर्थात सरकार के द्वारा या सरकार के किसी मंत्री के द्वारा भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, या गैर सरकारी अर्थात संसद के किसी सामान्य सदस्य के द्वारा भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि साधारण विधेयक सदन के किसी संसद के किसी एक सदन से पारित हो जाए और दूसरे सदन से पारित ना हो पाए और दोनों सदनों में आपस में विवाद हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में 6 माह के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। संविधान के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति बुलाता है। वह वर्तमान समय में 3 बार अर्थात 6 मई 1961 को दहेज निषेध विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है। फिर दूसरा 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा अधिनियम के ऊपर संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है। वह तीसरा 26 मार्च 2002 आतंकवाद निवारण विधेयक अर्थात पोटा पर संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुपस्थित हो तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा का उपाध्यक्ष संसद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ध्यान में रखना है, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमें ध्यान में रखना है लोकसभा अध्यक्ष। और अब तक संयुक्त बैठक 3 बार आयोजित हो चुकी है। तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सरकारी व गैर सरकारी विधेयक हो सकते हैं, वह विवाद होने पर 6 माह के पश्चात में इसमें संयुक्त बैठक का आयोजन हो सकता है। देखते हैं वित्त विधेयक व धन विधेयक के संदर्भ में। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, वहीं वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) में किया गया है। अब हम देखते हैं कि धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि हाँ यह धन विधेयक है। यह प्रमाणित धन विधेयक को प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान में रखना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इस बात को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जहां पर यह धन विधेयक है अनुच्छेद 110, यह है वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) और यह वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3), अर्थात तो हम देख सकते हैं कि सभी धन विधेयक तो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अब हम देखते हैं कि इनमें मुख्यतः अंतर क्या होता है। तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक और अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है तथा इन दोनों को ही सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 117(3) को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक नहीं है, वह इसे लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ध्यान में रखना यह है कि अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) के तहत यदि दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्त विधेयक के संदर्भ में संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन हो सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 112 में निहित वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं बजट। ध्यान में रखना है, संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है,
अर्थात भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, अपितु अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जिसे हम सामान्य बोलचाल में बजट कहते हैं। ये क्या है? सरकार की वर्ष भर की प्राप्ति व खर्चे का विवरण होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति से बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ध्यान में रखना है कि यह राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है। तो प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, वह सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा से पारित होने के बाद में यह राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इसे रोक सकती है। वह 14 दिन तक या तो इसमें कुछ संशोधन के साथ में इसे पास कर सकती है, और यदि वह पास नहीं करती है तो भी 14 दिन के पश्चात में यह बजट अपने आप राज्यसभा से पारित माना जाता है। ध्यान में रखना है कि 1921 में एकवर्त समिति की सिफारिश के आधार पर रेल व आम बजट को एक पृथक किया गया, अर्थात रेल बजट अलग से प्रस्तुत होता था व आम बजट अलग से प्रस्तुत होता था। लेकिन अगस्त 2016 में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, जिसके पश्चात में केंद्र सरकार ने रेल बजट व आम बजट को एक कर दिया। तो ध्यान में हमें यह रखना है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, अनुच्छेद 117(1) व अनुच्छेद 117(3) में वित्त विधेयक का उल्लेख है, और इसके साथ साथ में ये सभी धन या वित्त से संबंधित या वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित सभी विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। अब हम बात करते हैं संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में निहित है। ध्यान में रखना है कि हमने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर, या ये कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हैं। इस विधेयक में दोनों यानी संसद के दोनों सदनों के पास में बराबर की शक्ति निहित होती है। यह विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है तथा यह सरकारी व गैर सरकारी विधेयक हो सकता है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक को कोई मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है या इसके अलावा संसद का कोई सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है। अब ध्यान में रखना है कि सामान्य तौर पर तो संवैधानिक संशोधन की 3 विधियां हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियां ही हैं। जो प्रथम विधि है वह है साधारण बहुमत। इसे मूलतः संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाता। यह यानी संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संविधान में परिवर्तन की यह विधि है साधारण बहुमत विधि। तो इसे संवैधानिक संशोधन विधि या ये कह सकते हैं कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में निहित नहीं है। फिर है दोहरा बहुमत, अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसे कहते हैं दोहरा बहुमत। तो जितनी कुल, जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, तो इस कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत व जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उस दिन उनका 2/3 बहुमत, ये दोनों आवश्यक हैं। तो इसके आधार पर संवैधानिक संशोधन हो सकता है। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो राज्यों से संबंधित होते हैं, या अपन यह कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था से संबंधित होते हैं। इन विषयों के संदर्भ में अनुच्छेद 368 में प्रावधान है कि दोहरा बहुमत व आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन, अर्थात यह तो आवश्यक है ही कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, पर इसके साथ साथ में आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से संवैधानिक संशोधन विधेयक
ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 368 के तहत 2 विधियां हैं, वह सामान्यतः इसकी 3 विधियां हैं। यह सरकारी व गैर सरकारी दोनों हो सकते हैं, वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति जब दोनों सदनों के द्वारा विधेयक प्रस्तुत हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास में जब विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर भी सकता है, उसे अपने पास में भी रख सकता है, वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ध्यान में यह भी रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती। तो इस प्रकार से संसद की विधायी शक्तियों में साधारण विधेयक, वित्त व धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक, यह संसद इस प्रकार से संसद कानून निर्माण का कार्य करती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।